स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 78। 2 फरवरी की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। आज भी हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो नाजीवाद और हिटलर का उदय। और आज हम फाइनली पढ़ने वाले हैं कि हिटलर का उदय कैसे हुआ और इसने किस प्रकार जर्मनी में परिवर्तन लाया, या कहें कि विश्व में अपनी एक अलग पहचान छोड़ी। सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है, आपको पता चल जाएगा। हिटलर का नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, तो अब हम जान लेते हैं कि हिटलर इतना ज़्यादा फेमस क्यों था। तो सबसे पहले तो बेटा, हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था, हाँ, जो खुद एक बहुत बड़ा तानाशाह बनकर सामने आया। एक अलग नकारात्मक मानसिकता के साथ उसने अपनी छवि क्रिएट करी। शुरुआती दौर में वो एक सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की पराजय और वर्साई की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया। उसको भी बहुत बुरा लगा जब जर्मनी हारी। देखो, कोई भी देश जब हारेगा तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता हासिल की और उसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। इसी को हम नात्सी पार्टी के नाम से जानते हैं, मतलब खुद एक पार्टी का हिस्सा बना और उस पार्टी को अपने अंडर ले लिया और उसका नाम रख दिया नात्सी पार्टी। अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर को सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि वहां की जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी थी हर चीज से। तो हिटलर में उनको एक आशा दिखी कि हाँ भाई, यही वो व्यक्ति है जो हमें इस आर्थिक संकट से, सामाजिक संकट से और विश्व संकट से उठाएगा। महामंदी के दौरान नात्सीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार होते जा रहे थे, वहीं मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नात्सी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी। 1929 में नात्सी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले, जबकि 1932 तक आते आते वही वोटों की जो परसेंटेज था वो 37% हो गया। तो ऐसा नहीं था कि हिटलर को शुरुआत में बहुत ज़्यादा सफलता मिल गई, लोगों ने शुरुआत में पसंद नहीं किया, लेकिन बाद में जाकर वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आया। अगर नाजी प्रचार की कला की बात करें कि उन्होंने लोगों के दिलों में अपना कैसे पॉइंट्स बनाए, तो नाजी हिटलर जबरदस्त वक्ता था। हिटलर बहुत अच्छा स्पीकर था। अपने जोशीले भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगारी को रोजगार, नौजवानों को सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। मतलब जितनी समस्याएं थी उसे पता है कैसे जनता के दिलों में अटैक करना है और उनके दिल को जीत लेना है। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वे लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां की, बड़ी बड़ी जनसभाएं की, ताकि जनता को इकट्ठा अपनी तरफ आकर्षित कर सके। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति का ही प्रदर्शित करती थी। नात्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक भगवान का स्वरूप बता दिया, और ये छवि उस समाज को अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। और उनको हिटलर में एक देवता नजर आ रहा था कि हाँ भाई, यही व्यक्ति है जो हमें क्या करेगा, आजाद कराएगा। लेकिन हिटलर के आते ही हो गया लोकतंत्र का ध्वस्त, लोकतंत्र समाप्त। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद, चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। तो चांसलर बन गया, सबसे शक्तिशाली पद पर आ गया 1933 में। जब तक नात्सी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। रूढ़िवादी वह लोग जो समाज में परिवर्तन नहीं चाहते। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को सबसे पहले भंग किया। जनता के पास जो पावर थी उसने वही छीन ली सबसे पहले। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को उसने निलंबित कर दिया। तो ये सारी धीरे धीरे जनता से शक्तियां लेना शुरू किया। और 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि इनेबलिंग एक्ट के जरिए हिटलर को संसद के हाशिए पर ढकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिल गया। इनेबलिंग एक्ट के थ्रू उसने संसद को समाप्त कर दिया एक तरीके से, और खुद वहां का तानाशाह बनकर तैयार हो गया।
नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टी और ट्रेड यूनियंस पर पाबंदी लगा दी गई और अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका पर राज्य द्वारा पूर्णतः नियंत्रित कर लिया गया। तो हिटलर आया सत्ता में और पूरी सत्ता ही उसने बदल डाली। तो बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा ये, और काफ़ी कुछ इस वर्कशीट में हमें देखने को मिल गया है। अगर प्रश्नों की बात करें तो हिटलर के उदय के कौन से कारण थे, तो बिल्कुल शुरुआत में आपको कारण मिल जाएंगे। अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालेपन, समाज में गहराता संकट, तो वहीं काम धंधे का बंद हो जाना, बैंकों का दिवालिया हो जाना, मजदूरों का बेरोजगार होना, मध्यवर्गीय का लाचारी और भुखमरी का जो डर था, ये सभी कारण थे जिस वजह से हिटलर को सत्ता में पहुंचने का मौका मिला। प्रश्न दूसरा, जर्मन लोगों ने हिटलर ने क्या वायदे किए, तो जी बहुत वादे किए उसने। सबसे पहले तो बोला खोई प्रतिष्ठा वापस लाऊंगा, बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन दिया। प्रश्न तीसरा, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए, तो बेटा ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप इसमें डाल सकते हो। कैसे उसने इनेबलिंग एक्ट लाया और अग्नि अध्यादेश जारी किया जिसमें कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी वो खत्म हो गई। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उसने बैन कर दिया, लोगों को बोलना बंद, मतलब एक तरीके से निरंकुश राजतंत्र को अपनाने के लिए उसने सारे वो हथकंडे अपनाए जिससे कि वो सत्ता में बना रह सके। अब लास्ट प्रश्न है, क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। देखिए ये बात सच है कि जो हम देखते हैं और सुनते हैं उसका असर हमारे ऊपर ज्यादा होता है, और बोला भी जाता है ये जो मीडिया है वो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसके बाद जो चौथा रोल प्ले करती है वो मीडिया है। आम जनता की नज़र में हमारे विचारों को बनाने के लिए मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप खुद ही देखिए। खैर इसका तो उदाहरण आप सब भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक उदाहरण मैं देना चाहूँ, जैसे सपोज इस समय कोरोना चल रहा है और अगर हम न्यूज़ खोल लें तो हमें लगता है बहुत ज़्यादा जो कोरोना की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तो अगर हमें कोरोना में थोड़ा बहुत हम लोग अगर सेफ हुए हैं तो वो मीडिया का उसका बहुत बड़ा रोल है कि उसने हमें सच्चाइयाँ दिखाई, हमें बताया कि शुरुआती दौर में हम कैसे कोरोना से जिए, कोरोना के बीच जिए, और हमारा जो बिहेवियर है, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, आज हमारे दैनिक जीवन का भाग बन चुका है। पर हमें शुरू में तो नहीं पता था कि कोरोना के साथ कैसे डील करनी है। तो मुझे लगता है आई थिंक कोरोना के समय जिस हिसाब से मीडिया ने हमें जागरूक किया, हमें सेव किया, तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है मीडिया के प्रभाव का। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।